वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, गवर्नमेंट कॉलेज अबू से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। तो इसके अगले क्रम में हम पढ़ चुके हैं कि इसका आर्टिकल 243A पढ़ लिया, सी कार्यकाल, इसका आरक्षण पढ़ चुके हैं। अब हम आर्टिकल 243F, जिसमें वर्णन है अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान। तो विद्यार्थियों, अनर्हता का मतलब होता है अयोग्यता। कौन इसके लिए योग्य होगा निर्वाचन के लिए और कौन अयोग्य होगा, यहाँ पर शब्द का प्रयोग हो रहा है अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की अनर्हताओं या अयोग्यताओं के विषय में संविधान संशोधन में कहा गया है कि संबंधित राज्य में चुनावों की अनर्हताओं से संबंधित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर इन संस्थाओं के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। कोई व्यक्ति अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस संबंध में उठे हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया का संबंधित राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं 73वां संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है। इस संविधान में बार बार एक लाइन जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है कि विधानमंडल इसका प्रावधान अपने स्तर पे करेगा, चाहे वो शक्तियों को लेकर के हो, चाहे वो अन्य शक्तियों को लेकर के हो, या फिर अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान हो। हम 73वें संविधान संशोधन का राजस्थान राज्य के संबंध में अध्ययन अगले अध्याय में शुरू करेंगे, जिसमें आपको हम विधानमंडल द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, इन प्रत्येक जो बिंदु आप देख रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर के राज्य विधानमंडल द्वारा अलग से कानून बना करके विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान, तो सिर्फ ये कहा गया है आर्टिकल 243 में कि राज्य विधानमंडल अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान करेगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कोई दिवालिया हो गया, या कोई अपराधी है, किसी को जेल में सजा हो गई, या किसी पे कोई लोन है, किसी मुकदमा दर्ज है, तो कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, तो इस प्रकार का प्रावधान विधानमंडल करेगा, जिसका अध्ययन हम जब अध्ययन करेंगे जब इन संस्थाओं का, तब उसमें इसका अध्ययन दोबारा हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ मैं आपको इसका 73वें संविधान संशोधन का ब्रीफ बता रहा हूं, ठीक है। तो और इसमें अगर कोई विवाद होता है तो इसको लेकर के प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो भी विधानमंडल ही नियुक्त करेगा। आर्टिकल 243G, इसमें है शक्तियां और दायित्व। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और दायित्व विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, दायित्व उनके होते हैं, उनकी शक्ति होती है, उनका कहा गया है कि संविधान संशोधन के अधिनियम रहते हुए इसमें भी स्पष्ट है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इनकी पावर्स को बताएगा, इनकी सक्षमता बताएगा, इनकी शक्तियां सत्ता इनको प्रदान करेगा। ऐसे कानून इन संस्थाओं को विशेष रूप से लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित मामलों सहित आर्थिक विकास पर सामाजिक न्याय की योजनाओं क्रियान्वयन के संबंध में विशेषता प्रदान कर सकेगा। जब पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और दायित्व की बात आएगी तो यहाँ पर अवश्य उल्लेख करना पड़ेगा हमको 11वीं अनुसूची का। इसी 73वें संविधान संशोधन के साथ ही भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिस 11वीं अनुसूची का सीधा संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से। इसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया था और राज्य सरकार विधान बनाकर, अधिनियम बनाकर 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंप सकता है। इन 11वीं अनुसूची और 29 विषयों का अध्ययन हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्राथमिक स्कूल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्थानीय योजनाएं हैं, वृक्षारोपण है, लाइब्रेरी है, सामुदायिक भवन है, शमशान घाट है, इन अतिक्रमण है, इन सब इस प्रकार के बहुत सारे 29 प्रावधान यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में किए गए हैं, जिसका अध्ययन बाद में करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कर लगाने व एकत्र करने की शक्ति। इसका आर्टिकल है 243H। विद्यार्थियों, आर्टिकल अवश्य याद कीजिए आप, बिना आर्टिकल के मार्क्स भी नहीं आते हैं और इफेक्टिविटी भी एग्जाम में ठीक रहती है, और आर्टिकल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को कोष निर्माण करने के लिए, उसमें होने वाली आय के लिए, इन संस्थाओं को लगाए जाने वाले करों के संबंध में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल
विधि द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने यानी कर लगाने और उसको इकट्ठा करने को अधिकृत करेगा। यहाँ भी एक लाइन वही मैंने पहले जिक्र किया था, विधानमंडल ये तय करेगा कौन से कर लगाने हैं, किस प्रकार से लगाने हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किन सीमाओं में रहकर उसको लगाना है। दूसरा, राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान करेगा। आप जानते हो कि संचित निधि स्टेट की होती है, सेंटर की भी होती है। संचित निधि से इन संस्थाओं को कितना अनुदान मिलेगा, इसका प्रावधान भी विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करारोपण के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार पुनः राज्यमंडलों पर ही छोड़ दिया गया। संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण किया जाएगा। जो राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाया जाएगा उनका राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभाजन किया जाएगा, और जो कर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाएंगे उन्हें न केवल एकत्र कर सकेंगे बल्कि उनका वे भी अपने स्तर पर ही कर सकेंगी। अगला बिंदु है वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 243I। संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष की अंतराल पर राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसके प्रावधानों को चर्चा हम आपसे अगले अध्याय में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ये क्लास हमारी यही समाप्त होती है। चूंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, 6-7 मिनट से ज़्यादा वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वजह से हमको ये कोई भी वीडियो 7-8 मिनट के आसपास ही बनाना होता है। थैंक यू।